जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या स्टेट लेवल एग्जाम की, तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको सेट कैसा लगा और टोटल 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है निकट दृष्टि दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। इससे प्रतिबिंब सही जगह यानी रेटिना पर बनता है। बाकी उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है यह दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए अणु में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए अणु में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए अणु में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए इसका फुल फॉर्म तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, तो रट लीजिए। डी राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन ये 4 प्रकार के इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। ये बेस डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में जीन सूचना को संग्रहित करने का काम करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के हृदय कक्ष में कितने चैंबर होते हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य के हृदय कक्ष में कितने चैंबर होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 प्रकार के चैंबर होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। कौन कौन से, तो दाया अलिंद्र, दाया निलय, बाया अलिंद्र, बाया निलय। इससे रक्त का शुद्ध और अशुद्ध भाग अलग अलग बना रहता है। यह विशेषता स्तनधारियों और पक्षियों में पाई जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें, ऑप्शन बी जो 3 दिया या उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्ष होते हैं और 2 जो होते हैं ऑप्शन सी, 2 जो है मछलियों में 2 कक्ष और एक अलिंद्र और एक निलय होता है। यानी कि मछलियों में 2 कक्ष होते हैं, एक अलिंद्र और एक निलय। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपसे पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या एग्जाम में पूछता है, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की नहीं। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 के घात से 9.46 गुणे 10 की घात 12 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। प्रकाश की गति 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर सेकंड होती है। खगोल विज्ञान में बहुत बड़ी दूरियां मापने के लिए इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है क्योंकि कण बहुत पास होता है। माध्यम में कण जितने निकट और संघन होंगे ध्वनि उतनी तेज चलेगी। क्रमशः ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव, फिर गैस, जबकि निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यह भी ध्यान है। एग्जाम में पूछता है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, ये मैकेनिकल वेव है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तापमान बढ़ने पर गैसों में ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। यह नियम हेनरी मोसले द्वारा दिया गया था। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या जो तत्व की पहचान निर्धारित करता है।
आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम है वो है तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। अभी एग्जाम में पूछा है तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। यह रासायनिक गुणों को समझने का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस बनाता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। यकृत शरीर में डिऑक्सीफिकेशन और पोषक तत्वों के भंडारण का कार्य करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अग्नाशय या एंजाइम और हार्मोन बनाता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि है लेकिन आकार में छोटी होती है। और थायराइड की बात करें तो यह हार्मोन बनाती है पर सबसे बड़ी नहीं। बाकी यकृत की बात करें तो यकृत का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। यकृत में पुनर्जनन की क्षमता होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रिकेटस जो है विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी जो है या विटामिन सी की कमी से होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जिसका सही नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण जो है मसूड़ों में खून आना, कमजोरी, त्वचा पर धब्बे दिखाई देना। विटामिन सी प्रतिरक्षा बढ़ाने और घाव भरने में मदद करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो रिकेटस या विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी के स्रोत जो है नींबू, संतरा, आंवला यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। शरीर में इसका भंडारण कम होता है इसलिए नियमित सेवन जरूरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। या एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है या कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया का केंद्र होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो केंद्रक या कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। राइबोसोम या प्रोटीन संश्लेषण करता है। लाइसोसोम या अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। इसे अर्धस्वायत्त अंगक कहा जाता है। अधिक ऊर्जा की जरूरत वाली कोशिकाओं में यह ज्यादा पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। आपसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाता है। यही लोहा ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और रक्त को लाल रंग देता है। आयरन की कमी से जो होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। या जिप्सम को गर्म करने पर बनता है क्या, तो या जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। पानी मिलाने पर यह जल्दी कठोर होकर ठोस बन जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर है। सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक है NaCl, और कैल्शियम क्लोराइड जो है क्विक लाइम है। पीओपी का उपयोग जो होता है मूर्तियों, प्लास्टर और हड्डी के प्लास्टर बनाने में होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का सूत्र क्या है, तो सिर्फ जिप्सम का सूत्र जो है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
बताइए क्या हो जाएगा, किसमें जो है झिल्ली का अभाव होता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, या आपके लिए है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन जो बराबर नंबर का क्वेश्चन है इसको आपको बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं परितारिका। आइरिस आंख का वह भाग है जिसमें पिगमेंट यानी कि रंजक मौजूद होते हैं, या पिगमेंट आंखों का रंग निर्धारित करता है, जैसे भूरा, नीला, हरा आदि, या पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी, किससे, तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, या प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, कमजोरी आदि। इससे बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो टाइफाइड की जांच के लिए प्रमुख टेस्ट जो होता है बिडाल टेस्ट होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो मलेरिया या मच्छरों के काटने से फैलता है, जल जनित नहीं है। खसरा या एक वायरल रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स या भी एक वायरल रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में से फैलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। आपसे पूछा है कि पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोमेटा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान, जैसे CO2 और O2 और जलवाष्प का निष्कासन होता है। हर स्टोमेटा के दो और रक्षक कोशिकाएं होती हैं जो उनके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एड्स किसके कारण होता है। आपसे पूछा कि एड्स जो है किसके कारण होता है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एड्स, इसका फुल फॉर्म ही ध्यान रखिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह एक सिंड्रोम यानी कि लक्षणों का समूह है जो एक विशेष विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, जिसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV क्या करता है, तो यह मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। इसके कारण शरीर समान संक्रमणों और बीमारियों से लड़ नहीं पाता है। HIV एड्स की जांच के लिए प्रमुख टेस्ट कौन सा, तो एलिसा टेस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट्स। ऐसे एलिसा टेस्ट होता है HIV या एड्स की जांच के लिए। सबसे सामान्य और प्राथमिक जांच है। HIV एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच करता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस या एड्स दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है। आपसे पूछा कि 1 हार्स पावर जो है किसके बराबर होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 746 वाट के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 हार्स पावर बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है। इसे सबसे पहले जेम्स वाट ने परिभाषित किया था ताकि स्टीम इंजन की शक्ति की तुलना घोड़ों से की जा सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। आपसे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का आंशिक पाचन मुंह और पेट में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यहां पर अग्नाशयी रस और आंत रस मिलकर सभी पोषक तत्वों को सरल रूप से तोड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, पचे हुए पोषक तत्वों का शोषण यानी कि एब्जॉर्बेशन भी छोटी आंत में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिकों को संगमरमर के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिकों को संगमरमर के रूप में जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 संगमरमर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। या चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है। संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण, मूर्तिकला और सजावट में व्यापक रूप से होता है। सफेद संगमरमर में शुद्ध CaCO3 पाया जाता है, जबकि रंगीन संगमरमर में अशुद्धियां होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड CaSCO3 का होल ट्वाइस या जल में घुलनशील होता है, ठोस रूप से संगमरमर नहीं बनता। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। आपसे पूछा है कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय का विकास फल में होता है, वहीं अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड का विकास बीज में होता है। पंखुड़ियां और अन्य पुष्पदल निषेचन के बाद सामान्यतः झड़ जाते हैं। अतः फल जो है अंडाशय का परिपक्व रूप बीज और बीजांड का परिपक्व रूप होता है, और जो है बीज जो है बीजांड का परिपक्व रूप होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्त्री केसर या पुष्प का पूरा स्त्री प्रजनन अंग है, फल में नहीं बदलता। स्त्री केसर की बात करें तो यह पुष्प का पूरा स्त्री प्रजनन अंग है, फल में नहीं बदलता। बीजांड की बात करें तो यह बीज में बदलता है, फल में नहीं। और पंखुड़ी की बात करें पेटल, तो यह केवल आकर्षण के लिए होता है, निषेचन के बाद गिर जाती है। तो ये थे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप ग्रुप डी एनटीपी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या चुनिंदा प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो इन 20 प्रश्नों को आप लोग रट लीजिए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के भी निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।